तो आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें पढ़ेंगे मीटर सेतु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, 5 नंबर में। ठीक है, उससे कम में आने वाला नहीं है। ये जो मीटर सेतु है यानी मीटर ब्रिज, ये आधारित है किस पर? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा मीटर सेतु, नहीं तो दिमाग से ऊपर जाएगा। ठीक है, और जो भी झोल झाल है दिमाग में निकाल दीजिए। करते हैं स्टार्ट। देखो, मीटर सेतु इंग्लिश में बोलते हैं मीटर ब्रिज। ध्यान देखो, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। बता चुके हैं, इसके सिद्धांत पर ही आधारित है। कौन? मीटर सेतु। ठीक है, सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, एक डिवाइस उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से हम जो अज्ञात प्रतिरोध है यानी रेसिस्टेंस है, उसका मान हम निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? मीटर सेतु की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, और इसका लैंग्वेज हम अच्छा से लिख देंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। देखो, सबसे पहले इसका देखते हैं बनावट किस तरह से होता है, किस तरह से यह बना होता है। तो पहले समझते हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर देखो किस तरह से बनल है। सबसे पहला नंबर एक लकड़ी का बोर्ड होता है। ठीक है, और ये जो मीटर सेतु है ये लकड़ी के बोर्ड पर ही बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे संभव ही नहीं है बनाना। क्लियर? तो एक लकड़ी का बोर्ड आपको दिख रहा है, उस पर बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि एक तार रहता है 1 मीटर का। कितना रहता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर का तार है। कितना मीटर? 1 मीटर का तार होता है। आपको दिख रहा है इस तरह से, उस पर 1 मीटर का तार है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मीटर सेतु में कितने मीटर तार का उपयोग किया जाता है? 1 मीटर। क्लियर? तो 1 मीटर का तार रहता है। उसके बाद यहां पर स्केल लगा होता है। क्या चीज रहता है? स्केल। यहां पर जो रहता है स्केल लगा हुआ, कुछ इस तरह से, ये स्केल है। और ये जो स्केल रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, और ये मापता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना तक माप सकता है ये? तो 100 सेंटीमीटर ये माप सकता है। इस तरह के स्केल लगा, मतलब कि 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की ये तार है, तो स्केल जो रहता है सेंटीमीटर में रहता है, 100 सेंटीमीटर रहता है। 0 से लेके यहाँ तक कितना? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से ये स्केल है। ध्यान देखना इसकी बनावट किस तरह से होता है। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? पत्ती रहता है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है पत्ती। क्लियर? कुछ इस तरह से पत्ती रहता है, इस तरह से। फिगर में दिख रहा है किस तरह से बना है? इस तरह से पत्ती रहता है जुड़ा हुआ, और यहाँ पर पेच रहता है। यहाँ से तार यानी कि कोई भी प्रतिरोध लगाओ या जो भी लगाओ, इससे जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर इसमें भी जैसे इसमें है वैसे इसमें भी पत्ती लगा रहता है, कुछ ऐसे। ध्यान से देखना, फिगर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसमें रहता है, यहाँ पर पेच लगा हुआ रहता है, और फिर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर रहता है और यहाँ पर, और फिर यहाँ पर पेच रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से मीटर सेतु होती है। क्या होती है? तो बनावट। क्लियर? अब देखो, अब इसमें ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर लगाया जाता है, जो सबसे पहले नाम रख देते हैं। तो नाम रख देते हैं इस पॉइंट को A। ठीक है, और इस बीच वाला पॉइंट का नाम है B।
क्लियर। और फिर इसका जो नाम है सी, ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, क्लियर। तो इस तरह से इसका नाम रखते हैं। ए और बी के बीच लगाया जाता है जो ज्ञात प्रतिरोध है, जो जिसके बारे में हमको पता है, ठीक है, वो लगाते हैं ए और बी के बीच। ए और बी के बीच लगाया जाता है ज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ये लगा। उसके बाद बी और सी के बीच लगाया जाता है अज्ञात प्रतिरोध, जो हमें नहीं पता है, जिसका मान निकालना है। ये क्लियर है। तो ए और बी के मध्य कौन सा प्रतिरोध लगा रहता है, जिसके बारे में ज्ञात है, जिसके बारे में हमें पता है। और बी और सी के बीच में कौन लगा रहता है, जिसके बारे में नहीं है, जिसका मान हमको निकालना है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कितना है। क्लियर है। तो इसका हम नाम रख देते हैं ज्ञात प्रतिरोध R1 और इसका नाम रख देते हैं R3। और ध्यान से देखते जाना, जो ज्ञात प्रतिरोध है उसका हम नाम रखते हैं R1, और जो अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात है, इसका नाम क्या रख दिए R3। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक सेल से जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक सेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सब पावर चाहिए कि नहीं। जैसे हम ही लोग हैं, खाना नहीं खाएंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह ये है, कोई भी डिवाइस है, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक कुछ चलेगा नहीं। क्लियर। तो इसको अब हम लगाते हैं एक सेल से। ऐसा करते हैं, ये ए है, देखो बोर्ड बोलता है चों चों। ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है। अब जो ये पॉइंट दिख रहा है बी, इसको हम जोड़ते हैं एक जॉकी से। ठीक है, पहले यहाँ पर एक वायर होता है चालक, उसको सबसे पहले कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है कैसा है। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं एक जॉकी से। जॉकी क्या होता है, इस तरह का होता है, पेन की तरह। पीछे दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से पेच होता है, खोल करके आप यहाँ पर वायर को, तार को बांध सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ पर कहीं टच करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पकड़ने वाला होता है, ये नहीं छू देना, करंटो मार देगा। अगर करंट तो नहीं मारेगी, सेल में क्या करंट होता है, नहीं बड़काम लगाओगे डिवाइस में तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पकड़ने वाला है, ठीक है, इस पर परत है। उसके बाद इधर खाली रहता है, इधर से वायर लपेट के उसके बाद इस वायर को टच किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से लगता क्या है, जॉकी। जॉकी इसको बोलते हैं हिंदी में विसर्फी कुंजी। जॉकी को क्या बोलते हैं, विसर्फी कुंजी, जॉकी। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर लगाएं, उसके बाद क्या लगा दिए, जॉकी। क्लियर। अब देखो, अब जॉकी इसमें जुड़ा हुआ है। अब कहीं भी यहाँ पर वायर में टच करेंगे, जब ये वायर में टच होगा तो इसमें सुई जो है, इसका सुई जो है गैल्वेनोमीटर का, ये जो है मान बताना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये परेशान होने लगेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ टच करोगे इस कोना में, तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर जो सुई है वो लेफ्ट की ओर झुकता है। किधर ओर, लेफ्ट की ओर, ऐसे। क्लियर। जब हम, ये तो लगा हुआ है जॉकी, जॉकी से जब हम टच करते हैं यहाँ पर, तो इसका विक्षेपण जो है किधर होता है, लेफ्ट की तरफ, पूरे इधर। ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर टच करते हैं तो विक्षेपण जो है राइट की ओर दिखाता है। किधर दिखाता है, राइट की ओर। यहां तक बताओ, दिक्कत नहीं ना।
जब यहाँ पर टच किए कहाँ दिखा है, मतलब यहाँ पर टच किए, यहाँ पर नहीं, ये तो कथी है, ये स्केल है, ये क्या है स्केल, ये थोड़ी होता है। इस वायर जो दिख रहा है, ये जो 1 मीटर का हम तार लिए हैं, चालक लिए हैं, इस पर टच करते हैं, ठीक। तो इसमें विक्षेपण इधर की ओर दिखाता है, लेफ्ट की ओर, और जब यहाँ पर टच करते हैं तो राइट की ओर दिखाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ऐसा बिंदु हमको मिलेगा, इस चालक में ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर विक्षेपण क्या होगा, शून्य होगा। तब ये तो अब मान लो इधर है, ऐसे है, अब देखो गैल्वेनोमीटर में दिख रहा है ना, बीच में देखो शून्य है, 0, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसा आएगा जहां पर सीधा होगा गैल्वेनोमीटर का, शून्य होगा, विक्षेपण शून्य बताएगा, क्योंकि ये यहाँ टच करते थे इधर और यहाँ करते हैं पूरी तरह से इधर। इसका मतलब यहाँ कहीं कहीं ऐसा होगा जो सीधा होगा, सीधा क्या होगा वहां पर 0, यानी कि विक्षेपण कितना आएगा, शून्य आएगा। यहाँ तक दिक्कत। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है विक्षेपण शून्य आया है, जब जॉकी को हम यहाँ पर टच किए इस एरिया में, तो यहाँ पर विक्षेपण जो है कितना है, शून्य है। जॉकी को जैसे डिनोट कर देते हैं, इस पॉइंट पर कितना आया था, शून्य आया था विक्षेपण, मतलब 0 आ गया था। क्लियर, क्या आया, 0। अब देखो ध्यान से, अब कैसे हम बोले थे कि बेहित स्टोन सेतु पर ये आधारित है, ध्यान से देखो, ए और सी के बीच लगा है सेल, यहां भी देखो ए और सी, अच्छा सी मिटा दिए ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी मिट गया था। ए और सी के बीच में लगा हुआ आपका सेल, ठीक है, वी वोल्ट का। उसके बाद देखो ये मिल गया, उसके बाद ए और बी के बीच में लगा हुआ प्रतिरोध है R1, यहां पर देखो ए और बी के बीच में लगा हुआ प्रतिरोध है R1, क्लियर। बी और सी के बीच में लगा हुआ प्रतिरोध है R3, बी और सी के बीच में लगा हुआ प्रतिरोध है R3, क्लियर। उसके बाद सी और डी के बीच में, मान लेते हैं जहां पॉइंट है, इस पॉइंट पर जहां पर विक्षेपण हमको शून्य मिला है, डी है, ठीक है। अब देखो सी और डी के बीच में R4 प्रतिरोध लगा है, तो सी और डी के बीच में यहाँ पर जो ये तार है, ये वायर है, इसका भी तो प्रतिरोध होगा, तो इसका कितना, R4। उसके बाद ए और डी के बीच में R2, ए और डी के बीच में, तो ये भी एक तार है, यहाँ पर भी क्या होगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, क्लियर है। उसके बाद बी और डी के बीच में हम लगाए थे गैल्वेनोमीटर, इसमें भी बी और डी के बीच में हम लगाए हैं गैल्वेनोमीटर। उसके बाद जब इस पूरी प्रक्रिया हुआ था, ठीक है, तो एक स्थिति निकल करके आया था, क्या है कि R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा R4, R1 बटा R2 के अनुपात बराबर है R3 बटा R4 के। ये कंडीशन कब आया था, जब हम लिए थे, इसमें माने थे कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, माने थे ना कि इसमें बीच में से कोई धारा नहीं जा रहा, तब ये कंडीशन आया था। मतलब मान लिए थे कि I बराबर कितना, 0 है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्लियर। तो यहां भी तो मान सकते हैं, या ऐसा भी, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर I बराबर 0 है, I बराबर क्या है, 0, अगर इस बीच में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तब तो ये कंडीशन आएगा, मतलब R1 बटा R2 हो जाएगा और R3 बटा R4, ऐसा भी कंडीशन बनेगा, नहीं बनेगा। जब इस कंडीशन में I बराबर 0 हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी ये हो सकता है, हो फिर करेगा, क्लियर है। मतलब इस बीच में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो यहां भी देखो वही बात है, इस बीच में ऐसा पॉइंट हमको मिला है जहां पर विक्षेपण क्या शून्य है, मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लियर है। देखो मिल रहा है ना, सेम टू सेम इसी के सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो, बहुत अच्छा से बनाए हैं मेहनत करके, क्लियर है। यहाँ तक दिक्कत। अब आगे देखो, इसका मतलब ये है कि इसमें तो ये समझ आ गया, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, यानी I इसमें I धारा गया, I
तो बी डी बराबर कितना है 0 है। तो इसमें भी तो वही बात है, आई बी डी बराबर कितना 0, क्योंकि यहाँ पर विक्षेप जो है कितना मिला है 0 मिला है। अब ध्यान से देखो, अब हम लिखते हैं कि माना कि तार के एकांक लंबाई मतलब कि प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। माना कि तार की एकांक लंबाई लंबाई का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं x। अगर एकांक लंबाई का आपको पता चल जाएगा तो कितना निकाल सकते हैं। अगर एकांक जैसे कि मान लो एक कलम की कीमत आपको पता है 5 रुपया, तो आपको 75 कलम बोलेगा तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 कलम बोलेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह एकांक लंबाई तुमको पता चल गया कि एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है इस तार के कितना है, तो x है। दिक्कत अब ध्यान से देखो, इसका लैंग्वेज में अच्छा से लिख देंगे, पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मान लेते हैं इस तार की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, L है। कितना है, तो L है। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा 100 और माइनस L। दिमाग से ऊपर गया, कोई बात नहीं। देखो जैसे ये पूरे यहां से लेके यहां तक 20 है, कितना है 20, और ये 5 है, तो आपको पूछेगा ये कितना होगा, क्या बताओगे। तो 20 माइनस 5 कितना 15। अगर ऐसे ही भेजा नहीं हटा तो दूसरों ढंग है समझाने। देखो जैसे मान लो ये पाइप है, क्या है पाइप, अब यहां से इस तरह से ऐसे नो पाइप होता है। यहां से मान लो कि 10 लीटर पानी हम भेजे, ठीक है, पानी यहाँ आएगा। अब यहाँ आने के बाद इसको 2 रास्ता पानी मिल रहा है, इधरों मिल रहा है, इधरों मिल रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि छेद उद होगा पाइप में, ठीक। अब इधर से अब छेद है, तो पता नहीं चलेगा कि एक्यूरेट कितना पानी इससे गया है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा लिए कि यहाँ पर तो है रास्ता जांच करने के लिए। तो यहां से पता चल गया कि यहाँ से 5 लीटर पानी इस रास्ते से आया है। कितने आया है, 5 लीटर पानी। यहाँ 10 लीटर गया, तो पता कर लिए कि हम इस रास्ता से कितना 5 लीटर पानी आया है। पूछेगा इस रास्ता से कितने गुजरा है। टोटल 10 लीटर भेजे थे, तो 5 लीटर इधरे चल गया, तो 5 लीटर न बचा, यानी कि 5 लीटर पानी जो है इसमें वेस्ट हुआ। ऐसा हटा वैसे ये है। यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, यहाँ तक हम मान लिए L, तो ये वाला कितना होगा 100 माइनस L। क्लियर। अब देखो संतुलित अवस्था में क्या होता है, संतुलित अवस्था में जो होता है आई बी डी बराबर 0 होता है। संतुलित अवस्था मतलब क्या, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो इस कंडीशन में जो होता है R1 बराबर होता है R2 के, वैद्यस्टन सेतु सिद्धांत से। R3 बटा होता है R4, होता है ना। तो देखो ध्यान से, अब ये होता है, तो R1 इसमें कितना है, तो R1 है, ये ज्ञात प्रतिरोध है। R2 कितना है, A और D का प्रतिरोध, ऐसे लिखते हैं, A और AB का प्रतिरोध। क्लियर है। उसके बाद देखो फिर उस C और D का प्रतिरोध होगा, तो C D का प्रतिरोध। क्लियर। क्या होगा, C D का प्रतिरोध। इसको साफ करते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद देखो, अब हम पहले से ही मान चुके हैं कि तार के एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, x मान। एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कितना होगा 1 सेंटीमीटर। पहले लिख दें 1 सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में। यहाँ पर ध्यान दें, इसको समीकरण 1 मान लो भी, समीकरण 1।
तो लिख देते हैं यहाँ पर एडी का प्रतिरोध बराबर किसके होगा, बराबर होगा L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। क्लियर है, L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। अब देखो एक कौन सा लंबाई हमको पता है प्रतिरोध कितना है, तो x है, तो L लंबाई में कितना होगा, तो L इंटू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर लिख देते हैं L इंटू एक्स। क्लियर है। अरे एक पेन की कीमत पता है तो कितने पेन को नहीं निकाल सकते हैं, लंबाई पता है इतना लंबाई में आपको प्रतिरोध चाहिए, तो एकांक लंबाई में आपको पता है कितना है प्रतिरोध x है, तो इतना लंबाई में कितना होगा, तो L गुने x, ये हो गया। उसके बाद CD का प्रतिरोध, CD का प्रतिरोध बराबर किसका होगा, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। फिर क्या होगा, इतना लंबाई कितना होगा, इतना इंटू इतना, यानी कि 100 माइनस L इंटू एक्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, तनी मनी रब कर देते हैं। देखो बालक, अब इसके बाद समीकरण 1 से चले हम, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से R1 क्या है, R1 बटा AD का प्रतिरोध कितना है, LX है, तो LX होगा इक्वल टू R3 बटा CD का प्रतिरोध कितना, 100 माइनस L इंटू एक्स, एक्स से एक्स मर जाएगा, इम्प्लाइड एट R1 बटा कितना L, R3 बटा कितना 100 माइनस L, और यही है अज्ञात प्रतिरोध। आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो आप ध्यान से, ये ज्ञात प्रतिरोध है ना, R1 क्या ज्ञात है, ये ज्ञात है, और ये क्या अज्ञात है, जिसको हम नहीं पता। L के बारे में पता है, क्योंकि आप जितना मापोगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया है, अब जहाँ पर विक्षेपण आएगा वहां से तो माप सकते हो, ठीक है। तो L पता है, और जब L पता है तो 100 में से घटाएंगे तो यह प्रतिरोध निकल जाएगा, कितना होगा इसका, और उसके बाद इसका एगो नहीं पता है, तो इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसको थोड़ा और नीचे खींचे तो क्या होगा, इसको इससे गुना करो, इसको इससे, तो LR3 इसका कितना होगा, 100 माइनस L इंटू R1, ठीक है। अब ये इंटू में है तो बन जाएगा, R3 बराबर कितना होगा, 100 माइनस L इंटू R1 और बटा R बटा क्या होगा L, ये निकल गया। यही खासियत है। तो इसका उपयोग हम करते हैं किसमें, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और अच्छा हम क्या करेंगे, इसका लिख देते हैं इसके बारे में, और आपको याद करना है। देखो ये लैंग्वेज हम लिख दिए हैं इसका, ठीक है। तो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करो, ठीक है। ये सब डेरिवेशन है जो पीछे बता चुके हैं, ठीक। और ये सब लैंग्वेज है इसका, ये फिगर बना के एक सिस्टम से, मतलब किस तरह से लिखा जाता है वो बता रहे हैं। फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे बनावट किस तरह की बनावट है, क्या है, जो बकवास किए तो वही सब लिखा है। फिर यहाँ से उसके बाद डेरिवेशन किए हैं, ठीक है। यहाँ 100 माइनस L इंटू एक्स है, क्लियर। ये सब डेरिवेशन किए हैं, समीकरण एक वैल्यू रखे थे तो ये सब आया था। फिर सॉल्व करने के बाद ये R3 क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, R1 क्या है, ज्ञात है, और ये L क्या है, तो लंबाई है, तार की लंबाई, ये बोला है, क्लियर है। और ये 100 माइनस L ये, क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं हो समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ आ रहा, झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।